सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा और आज मैं आई हूं आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लाते हुए कि हमारे जो पुराने टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है, एडवर्ब हो चुका है, बेसिक की दोनों क्लास हो चुकी है जिसमें हमने वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। अगर अब तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, हमारे चैनल एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हुई हूँ वो लेकर के आई हूँ कंडीशनल सेंटेंस। जो टॉपिक रहने वाला है, जो सबसे आसान टॉपिक है, मतलब कोशिश करूंगी 2 ही क्लास में ख़त्म हो जाए, इंपॉर्टेंट रूल सारे हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट साथ में हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, एकदम ट्रिक बेस्ड कि जिसमें बस आपको समझ आना चाहिए और इससे एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ट्रिक बेस्ड होते हैं, बस रूल को अच्छे से समझना है और रूल अगर अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन जो है वो इमीडिएटली आराम से हो जाएंगे। सो आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले देखिए कंडीशनल सेंटेंस, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टाइटल क्या कहता है उसको समझेंगे, और जैसे ही हमको ये समझ आ गया कि हमारी हेडिंग क्या कहती है, अपने आप हमें जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो बनने वाला कॉन्सेप्ट और रूल है वो अपने आप समझ आ जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जो क्या बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? कंडीशन। यानी कि क्या कंडीशन होती क्या है? शर्त वाले। क्या? जो किसको बताते हो? कंडीशन यानी कि शर्त बताते हो। और हमेशा जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो 2 सेंटेंस में डिवाइड होते हैं। किसमें? 2 सेंटेंस में। एक सेंटेंस यहाँ होगा और एक सेंटेंस यहाँ होगा। और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कंडीशनल सेंटेंस को अपने आप ही डिनोट करते हैं और वो वर्ड खुद बताते हैं कि हाँ भाई मैं कंडीशनल सेंटेंस का सदस्य हूँ और मुझे पहचान लो। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले सेंटेंस का जो काम है वो दूसरे सेंटेंस के काम पे असर डाले, यानी जो पहली सिचुएशन है या पहला काम है उसका असर आने वाले समय पे पड़ जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप आज अच्छे से रूल को समझोगे, मैंने बोला ना अगर, कंडीशन बता रही हूँ कि अगर आज आप रूल अच्छे से करोगे तभी आगे आने वाले समय में आपके जो एरर है या एग्जाम है उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी आज की जो सिचुएशन है, यानी पहला जो कंडीशन क्या है? अच्छे से टॉपिक को समझना, अच्छे से रूल को समझना, उसका असर क्या पड़ रहा है? दूसरे सेंटेंस में पड़ रहा है कि तभी हम क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले शब्द जिसके पहले सेंटेंस का असर दूसरे सेंटेंस पे, यानी पहला काम जो है उसका असर दूसरे सेंटेंस पे पड़ता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और अब देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 सेंटेंस में डिवाइड होते हैं और आपको एकदम ट्रिक बेस्ड, इनको वैसे हम कहते क्या है? इनको हम कभी सेंटेंस नहीं कहते। कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। और बुक भी क्लोज बोलती है। क्लोज इज द राइट वर्ड। लेकिन अब हम क्लोज तो याद नहीं रखेंगे, हमको अपने तरीके से याद रखना है की वर्ड पे। तो आप इसको सेंटेंस बोलो, इसको बोलो आप पहला सेंटेंस, इसको आप क्या बोलो? दूसरा सेंटेंस। और हमेशा याद रखिए जो कंडीशनल वर्ड होंगे ना, कंडीशनल वर्ड वो 2 ही जगह लग सकते हैं, या तो उनसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाए या तो वो वर्ड कहाँ पे लगेंगे? बीच में लगेंगे। तो आपको बस याद रखना है जहाँ पे वो कंडीशनल वाले वर्ड आ गए वो मैं आपको अभी बता दूंगी, वहीं से हम हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है पहचान वहीं से हो जाएगी कि ये जो सेंटेंस पूछा जा रहा है ये कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक से पूछा गया है और वहीं से उस क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। दूसरी बात, जो कंडीशनल सेंटेंस के जो क्लोज होते हैं ना, क्लोज, वो 2 तरीके के क्लोज होते हैं। एक तो जहां पे हमारे कंडीशन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इफ क्लोज। क्या बोलते हैं? इफ क्लोज बोलते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस के जो क्लोज होते हैं वो कितने होते हैं? 2 तरीके के क्लोज होते हैं। कितने? 2 तरीके के। इफ वाले क्लोज को हम क्या कहते हैं? एक तो होता है इफ क्लोज और एक क्या होता है? मेन क्लोज। एक क्या होता है? मेन क्लोज। इफ क्लोज जो है वो बताता है कंडीशन के बारे में कि कंडीशन क्या दी गई है। जैसे मैंने अभी आपको कहा अगर आप आज रूल याद करोगे, मैंने कंडीशन दे दी आपको। मेन क्लोज बताता है उसका रिजल्ट, उसका क्या बताता है? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा। कि अगर आप आज रूल याद करोगे ना तो आगे आने वाले समय में, यानी मेन क्लोज में क्या होगा? आपको उसका बेनिफिट मिलेगा
और वही चीज़ क्या होगी हमारी मेन क्लोज होती है। एक होता है इफ क्लोज, एक क्या होता है मेन क्लोज। बस समझने की यही दो चीज़ें थी। लेकिन अगर हम अपनी इजी लैंग्वेज में समझे तो मैंने आपको बता दिया दो क्लोज होते हैं जिसको हम सेंटेंस डिनोट कर रहे हैं, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस किसको बताता है, कंडीशन को, कि हमको जो भी कंडीशन दे दे, अगर ये होता या अगर हम ये करते, अगर ये चीज़ होगी। और दूसरा क्लोज क्या बताता है, मेन क्लोज, यानी कि उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कि अगर ये चीज़ होती तो आगे जाके ये होगा, तब हम उसको क्या रखेंगे, मेन क्लोज में रखेंगे। ये थी हमारी ट्रिक बेस्ड रूल। अब हम देख लेते हैं हमारे कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। वो वर्ड पहला तो पूछ लेगा आपसे सपोज, पहला क्या पूछ लेगा, सपोज, और इसी के साथ एक वर्ड क्या है, इफ। इसका मतलब होता है अगर, इसका क्या होता है अगर। पहला रूल, और पहले मैं ये समझा देती हूँ, दूसरा है एज सून एज, और नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन। नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन। ये मैंने एडवर्ब की क्लास में भी आपको बताया है कि नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन। और देन बताता ही किसको है, कंडीशन को। THAN वाला किसको बताता है, कंडीशन यानी सिचुएशन को बताता है, स्थिति को बताता है। लेकिन अगर THEN वाला देन आ गया तो वो किसको बताता है, हमेशा टाइम को बताता है, जो कि किस में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही ये चीज हुई वैसे ही ये चीज हो जाएगी। बीच में हमको सेंटेंस देंगे, यहां भी और यहां भी। ये बस हमको क्या बता रहे हैं, कंडीशन को बता रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन क्या बताता है, जब, कि भाई जब मान लो कि मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, कंडीशन बताई कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, कंडीशन को, कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा। और दूसरा मेन क्लोज क्या बता रहा है, रिजल्ट को बता रहा है कि ट्रेन रुकी हुई थी, चली गई थी, कि मैं ट्रेन में चढ़ गया था। वो किसको बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। ऐसे ही क्या है, अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये दोनों है, सपोज और इफ है, इनसे और व्हेन है, जिनसे क्या पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन अगर कंडीशनल से पूछेगा तो वो यहाँ से पूछता है, बट हम सबको पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके देती हूँ कि वो ट्रिक बेस्ड रूल पे हम कैसे खेलेंगे। कि सबसे पहला हम वर्ड उठाते हैं सपोज और इफ। सपोज और इफ सबसे पहले तो आपको जो रूल चेकआउट करना है वो ये याद करना है कि कंडीशनल सेंटेंस में जो भी कंडीशनल वर्ड होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। हम किसी भी कंडीशनल वर्ड को दो वर्ड एक साथ नहीं लगा सकते। अगर हमने दो वर्ड लगा दिए तो वो क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसलिए हम दो वर्ड को, जैसे कि मान लो सपोज भी किसको बता रहा है, कंडीशन को। इफ भी किसको बता रहा है, कंडीशन को। लेकिन अगर मैं कह दूं सपोजिंग इफ वो ऐसा करता तो ऐसा होता, मैंने सपोजिंग इफ यानी दो वर्ड लगा दिए और दोनों ही वर्ड किसको बता रहे, कंडीशन को। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। यानी हम सपोजिंग के साथ क्या नहीं लगा सकते, इफ नहीं लगा सकते, या इफ के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, सपोज नहीं लगा सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि सोचिए, सपोज कीजिए अगर ऐसा होता, तो हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन को बता रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से इमेजिनरी सेंटेंस भी, इमेजिनरी वर्ड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन हमको सिर्फ क्या बोलना है, ये वर्ड्स जो हैं किसको बताते हैं, कंडीशन को। तो रूल पहला क्या हुआ कि कभी भी हम दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं लगा सकते। दूसरा पूछता है हमसे, अगर नो सूनर आ गया तो समझ जाइए पहला रूल पूछ रहा है कंडीशनल से, दूसरा रूल किससे पूछ रहा है, पेयर से पूछ रहा है कि भाई कंजंक्शन क्या होना चाहिए। नो सूनर का जो पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, देन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनलेस और अनटिल की। ये है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रूल तो ये याद कीजिए, ये जो वर्ड होते हैं अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव। अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव। इनके साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड को नहीं लगा सकते। इनके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड को नहीं लगा सकते। इतना समझ आया। आगे बढ़ती हूँ और आगे जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल कहता है, वो पहला रूल कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज तो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। और जो मेन क्लोज होता है वो किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये एकदम ट्रिक बेस्ड कि आपको कैसे याद रखना है। पहले तो रूल को समझ लिया कि मैंने आपको बताया ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ये जो इफ है ना, ये जो इफ या कोई भी कंडीशनल वर्ड कहीं पे भी आ सकता है, या तो पहले देगा
या तो बीच में देगा। इन दो केस के तरफ से बाहर कहीं नहीं देगा। हमको बस अपना रूल अप्लाई करना है उन शब्दों के बाद। हमें अपना रूल कहाँ अप्लाई करना है? बिल्कुल उन शब्दों के बाद। जैसे कि मान लो इफ उसने पहले दे दिया तो बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट की पहचान ही क्या थी? जब मैं वर्ब करा रही थी वहां मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट वर्ब कौन सी होती है? जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल फ्यूचर क्या होता है? हमेशा हम क्या लगाते हैं? विल और शैल के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ कोई चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सिर्फ यूज़ किसका करते हैं? विल का करते हैं। लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपको शैल भी दे रही हूँ कि अगर विल शैल दिखाई देता है तो हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं बताती हूँ वो एरर कैसे बनाता है। उसने एरर बनाया तो वो एरर बनाता है कि इफ के बाद तो क्या कर देगा? सिंपल फ्यूचर यानी कि विल और शैल लगा के दे देगा। और आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में दे देगा? फ्यूचर में दे देगा। जबकि हमको क्या करना है भाई कि इफ के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में। चाहे अगर इफ बीच में भी दे देता ना, तब हम क्या करते? यहाँ पे लिखते सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद चाहे सेंटेंस यहाँ हो और चाहे इसके बाद हो, तब वो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर में लग जाएगा। बस हमको इतना केस याद करना है। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन कहता है कि शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। कि वो क्या कह रही है? वो तुमसे मिलेगी अगर तुम दिल्ली रीच यानी दिल्ली आओगे। तो वो क्या कह रहा है? एज सून एज। हमको अपना जो कंडीशनल वर्ड है वो क्या मिल गया? एज सून एज। क्या हमारे कंडीशन वर्ड में एज सून एज है? बिल्कुल है। क्या है? एज सून एज है, जिसका मतलब होता है जैसे ही या वैसे ही। कि भाई जैसे ही तुम दिल्ली रीच करोगे मैं तुमसे क्या करूंगी? शी विल तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने आपको कहा कि एज सून एज, इफ, नो सूनर आ जाए, अनलेस अंटिल आ जाए, व्हेन आ जाए, एज लॉन्ग एज, कुछ भी आ जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं? आने वाला जो सेंटेंस होता है वो किस में आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? यहाँ पे विल का यूज नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे विल का यूज नहीं होना चाहिए था। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा था? ये वाला। हमारा एरर पार्ट क्या था? ये वाला। और उसके बाद आने वाला सेंटेंस चाहे उधर हो चाहे उधर हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं? हमेशा सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। कि अगर जो गवर्नमेंट है वो क्या बन जाए? स्ट्रिक्ट बन जाए, तो जो करप्शन है वो डेफिनेटली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जो करप्शन है वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इफ बता रहा है। वो क्या बता रहा है? कंडीशन। अगर पॉसिबल हो नहीं रहा है लेकिन अगर हम सोच रहे हैं, कंडीशन को बता रहा है कि इसका असर क्या हमारे मेन क्लोज पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कि भाई अगर आज हमारी गवर्नमेंट, अगर इस रूल को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हमेशा याद कीजिए। वैसे तो ये दोनों कंडीशन आगे आने वाले भविष्य को बताते हैं यानी फ्यूचर को बताते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए, तो बस आप इसको याद कीजिए। कोई भी काम अगर आज होगा, आज के समय में यानी प्रेजेंट के समय में, किसमें होगा? प्रेजेंट के समय में। और यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? अगर, या जो भी हमारे कंडीशनल वर्ड आ रहे हैं। तो आज के टाइम में हम जो भी काम करेंगे उसका असर किस पे पड़ेगा? फ्यूचर पे पड़ेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो आगे डेफिनेट है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो ये क्या है कि आज का किया हुआ काम, प्रेजेंट में किया हुआ काम, उसका असर किस में होगा? उसका जो रिजल्ट है, जो रेपरकशन है या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो किस में मिलेगा? हमको मेन क्लोज में मिलेगा, आने वाले समय में। और आने वाला समय हमेशा किसको डिनोट करता है? फ्यूचर को डिनोट करता है। तो आने वाला जो सेंटेंस मेन क्लोज जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए। ये हमारी एक ट्रिक थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट विल, क्या है? विल बिकम स्ट्रिक्ट। फिर से उसने क्या दे दिया? विल। ये भी फ्यूचर टेंस में दे दिया और ये भी किस में दे दिया? करप्शन विल श्योरली फिनिश। की जो करप्शन है वो क्या होगा? श्योरली, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था? यहाँ पे विल का यूज
नहीं होना चाहिए था, हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट में होना चाहिए था कंडीशनल वर्ड के बाद। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, सिंगुलर है, और बिकम दे दिया जो कि क्या है, वर्ब प्लूरल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली रिमूव या फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। फिर से हमें कंडीशनल वर्ड मिल गया, फिर से हमको क्या मिल गया, कंडीशनल वर्ड, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेशर्त, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बेशर्त। आई विल हेल्प हिम, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हमारा कंडीशनल सेंटेंस तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, और ये क्या है, हमारा सेकंड सेंटेंस, जिसको हम क्लोज बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लोज और ये सेकंड क्लोज, यानी कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्लोज इफ वाला, कंडीशन वाला, और ये क्या है, मेन क्लोज है। तो यहाँ पे किसका यूज़ नहीं होना चाहिए था, विल का यूज़ नहीं होना चाहिए था, और ही शी इट के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, कि अगर उसने क्या नहीं किया, अपने हेल्थ का टेक केयर नहीं किया, यानी उसको ठीक नहीं किया, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो ही विल नॉट रिकवर, वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो देखिए अनलेस अंटिल के केस की मैं एक बार बात कर रही थी, अनलेस अंटिल के बारे में बात कर लेती हूँ। अनलेस और अंटिल, अनलेस अंटिल को याद करने के लिए आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्या अंटिल में आपको टी दिखाई दे रहा है, अंटिल में आपको टी दिखाई दे रहा है, अंटिल में अगर टी दिखाई दे रहा है तो टी से याद कीजिए टाइम, कि अंटिल हमेशा किसको बताता है, टाइम को बताता है, हमेशा किसको बताता है, टाइम को। और वहीं जो अनलेस होता है, अनलेस किसको बताता है, स्थिति को बताता है या सिचुएशन को बताता है। ये दोनों इसमें एक डिफरेंस है। पहला वो हमेशा गलत करके देता है, अनलेस अंटिल से तो 2-3 रूल बनते हैं। पहला रूल बनता है क्या, कि भाई इनके बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, अगर उसको एरर बनाना है तो वो इसी से बना देगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड इनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड होते हैं अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दूसरा रूल पूछता है इन्हीं चीज से, कि जहां हमें अनलेस लगाना होगा वहां क्या लगा के देगा, अंटिल, क्योंकि उसमें उस सेंटेंस में टाइम की बात नहीं होगी, उसमें बात किसकी हो रही होगी, सिचुएशन की। लेकिन जहां हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो क्या लगा के दे देगा, अनलेस से क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, जो कि किसको बताएगा, टाइम को बताएगा। तो एक तो ये वाला रेसिप्रोकेट गलत दे देगा। तीसरा रूल यही वाला जो अभी हम बात करें, कि अनलेस अंटिल के बाद जो आने वाला सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, और वो दोनों ही क्या करके दे देते हैं, फ्यूचर में करके दे देते हैं, जो कि दे दिया अनलेस ही विल नॉट टेक केयर। अगर वो आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा, आज के समय की बात हो रही है, तो वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। और आने वाला जो सेंटेंस है वो किस में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, विल नहीं होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, विल नहीं होना चाहिए था। और दूसरा क्या है, अनलेस के साथ नोट नहीं आता। ये लीजिए आपके दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए, कि विल और शेल भी नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। और सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए ही शी इट सिंगुलर होता है, तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। क्या है कि अगर देखिए फिर से आ रहा, व्हेन क्या दिखा रहा है, हमारे कंडीशनल वर्ड को दिखा रहा है कि अगर ट्रेन आएगी, अगर ट्रेन आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे रश हो जाएगा। अगर आज अभी ट्रेन आएगी तभी तो प्लेटफॉर्म पे रश होगा, या पहले ही रश हो जाएगा और फिर ट्रेन आएगी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, ये जो सेंटेंस है किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। यहाँ पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। व्हेन द ट्रेन अराइव्स देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, यानी हमको याद क्या करना है, बिल्कुल इन कंडीशनल सेंटेंस के इमीडिएटली वाले सेंटेंस में वो होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, यानी विल और शेल का यूज नहीं हो सकता। ये कहता है हमारा पहला रूल कंडीशनल सेंटेंस का। नेक्स्ट रूल कहता है जब भी इफ आ जाए, एज सुन एज आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, अनलेस, अंटिल,
इन केस, व्हेन, लेस्ट, सो लॉन्ग एज और वेदर, ये सब क्या है हमारे कंडीशनल वर्ड जिनकी अभी मैं बात कर रही थी। इनके साथ क्या होता है, देखिए इनके साथ हमेशा जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। विल शैल का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, ना तो हम विल का यूज कर सकते हैं, ना तो हम शैल का यूज कर सकते हैं, ना तो कोई भी मोडाल्स का यूज कर सकते हैं, ना तो किसी भी मोडाल्स का यूज कर सकते हैं, और ना ही कंडीशन के तौर पे, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में ही कंडीशन बता रहे हैं। तो इसके साथ हम किसी भी कंजंक्शन देन और व्हेन का यूज नहीं कर सकते। ये क्या होता है, हमारे कंजंक्शन का काम भी करते हैं, इनका भी यूज नहीं हो सकता। ये दो हमारे रूल थे। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एक वर्ड ऐड नहीं किया है, वो है नो सूनर, क्योंकि नो सूनर को तो पेयर ही लगता है, कौन सा कंजंक्शन ही उसका क्या बनता है, देन, इसलिए मैंने इसमें नो सूनर को ऐड नहीं किया। तो इन शब्दों के साथ पहला रूल तो यही कहता है, विल, शैल या कोई भी मोडाल क्या थे, वुड आ गया, शैल आ गया, ठीक है, मे, माइट, ये सारे वर्ड जो कुड, कैन अगर आ जाए, यूज टू, नीड, डेयर, इन शब्दों का यूज भी नहीं कर सकते। और क्या कंजंक्शन के तौर पे नहीं आना चाहिए, देन और व्हेन भी नहीं आना चाहिए। इसका दूसरा रूल कहता है क्या, देखिए इसमें वर्ड है क्या, अनलेस और अनटिल। क्या है, अनलेस और अनटिल। नेगेटिव वर्ड को दिखाते हैं, तो इनके साथ क्या नहीं आना चाहिए था, नॉट भी नहीं आना चाहिए था। ये हमारा रूल कहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कौन सा, लेस्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, लेस्ट। इसका केस मैं आपको बता देती हूँ। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, लेस्ट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मीनिंग होता है ऐसा ना होगी, कि ऐसा ना होता कि हमको ये करना चाहिए था, और लेस्ट के साथ अगर हम कोई भी मोडाल लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शुड होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शुड होता है। और शुड के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है हमेशा क्या आती है, V1। मैंने यहाँ मेंशन तो कर दिया मोडाल्स नहीं आता, लेकिन इसीलिए एक्सेप्शनल केस भी बता रही हूँ कि किन के साथ अगर कोई मोडाल आएगा तो वो कौन सा मोडाल आएगा। तो लेस्ट के साथ अगर हम कोई भी मोडाल यूज़ करते हैं तो वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। और एग्जाम में वो मे, माइट ये सब लगा के दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, वुड लगा के देते हैं। लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा जो मोडाल आता है वो क्या आता है, शुड आता है। क्वेश्चन कहता है व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, कि जब मैं आऊँगा, आज आऊँगा, तो ये क्या है, व्हेन के बाद हमारा जो सेंटेंस है किस में दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है। किस में दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा ही क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही पहचान है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद उसने क्या किया, सेंटेंस में फिर से क्या दे दिया, एक कंजंक्शन देन। जब वो कंडीशनल का एक वर्ड पहले ही मेंशन कर रहा है और कंडीशन को बता रहा है, तो उसके साथ हम किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कंडीशनल वर्ड में पहला सेंटेंस यानी इफ़ वाला क्लोज जो होता है, या कंडीशनल वाला जो क्लोज होता है, वो हमेशा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, और आने वाला किस में होता है, सिंपल फ्यूचर में। तो बिल्कुल दे रखा है। आई के साथ क्या दे दिया उसने, विल या शेल, और विल और शेल के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इफ यू विल वर्क हार्ड ही विल गेट द जॉब, कि अगर फिर वही बात हो गई कि अगर हम आज मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आने वाला है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो क्या, हमारे मेन क्लोज पे, कि हम क्या करेंगे, डेफिनेटली जॉब ले लेंगे। और यही बात इसी सेंटेंस ने कही कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम आज वर्क हार्ड यानी मेहनत करोगे तो ही विल गेट द जॉब, कि उसको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। वह क्या पालेगा, जॉब को पालेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, कंडीशनल वर्ड के बाद उसने क्या दे दिया, विल दे दिया। और हमें तो सेंटेंस किस में चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। और ये जो इफ वाले जो केस होते हैं ना, इफ अनलेस अनटिल, ये हमेशा क्या, आने वाले फ्यूचर के दो केस को बताता है। और पहला वाला किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, विल का यूज नहीं होना चाहिए था। यू क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या इन्होंने प्लूरल वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही है। आगे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, फ्यूचर में तो विल ही लगता है, क्योंकि अब शेल को प्रायोरिटी मॉडर्न इंग्लिश में नहीं दी गई है, लेकिन जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें डेफिनेटली विल और शेल को प्रायोरिटी दी गई थी। जो शेल होता है ना, वो उन 5 केसेस में, अलग 5 केसेस में लगता है, जिनको प्रायोरिटी आज की मॉडर्न इंग्लिश में नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही है। और विल और शैल के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये सेंटेंस जो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। कि वो क्या करेगी, अगर तुम दिल्ली रीच करोगे, आओगे, तो वो क्या करेगी, वो तुमसे मिलने आएगी या वह तुमसे मिलने आएगी। तो यू क्या बता रहा है, एज सुन एज के बाद उसने जो सेंटेंस कर दिया, किस में कर दिया, फ्यूचर टेंस में कर दिया। जबकि हमें जो टेंस चाहिए वो क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस चाहिए। और आने वाला जो सेंटेंस है वो किस में हो सकता है, फ्यूचर में होना चाहिए। तो जो कि सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। एरर पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट एरर था, जिसमें क्या नहीं आना चाहिए था, विल या शेल का यूज नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनलेस आई डू नॉट सी द टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। कि जब तक वो नहीं क्या कर लेता, कि जब तक वो टिकट को नहीं देख लेता, वो क्या नहीं करेगा, कि वह क्या नहीं करेगा, उसको यहाँ बैठने नहीं दे सकता, उसको यहाँ बैठने नहीं देगा। तो कहना क्या चाहता है, अनलेस, अनलेस ने बता दिया सिचुएशन। क्या इसमें टाइम की बात हो रही है, क्या इसमें टाइम की बात हो रही है, नहीं हो रही है। वो क्या बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है। तो पहला एरर तो हमारा अनलेस अंटिल से तो है ही नहीं। दूसरा एरर चेकआउट करते हैं कि अनलेस अंटिल जो वर्ड है अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, उनके साथ हम किसी और नेगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक शब्दों का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, आई डू नॉट सी। जब अनलेस अंटिल अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड को बताता है तो इसके साथ हमें एक और नेगेटिव वर्ड नहीं लगाना, उससे सेंटेंस क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस बन जाता है। उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या हमारा सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट में आई डू सी। अब यहाँ पे देखिए आई डू सी क्या बता रहे हैं, डू के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर, आगे आने वाला सेंटेंस किस में है, फ्यूचर टेंस में है। किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो ये थे हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट जो आज की क्लास में हमने किया। आपको समझ आया कंडीशनल सेंटेंस। कल की क्लास तक कंडीशनल जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंज्यूम करने वाला टॉपिक है ये। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सिर्फ 2 क्लासेस में ख़त्म किया है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ मैं लाऊंगी प्रैक्टिस सेट। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें पहले सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका असर जो है वो मेन क्लोज में पड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। यानी आज का काम किया हुआ जो आने वाले समय में उसका रिजल्ट या रीजन या कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो उसका असर आने वाले समय में पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। एक काम का असर दूसरे काम पे पढ़ना, वो है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। और हमने वर्ड भी पढ़ लिए, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, प्रोवाइडेड, ये सब वर्ड क्या होते हैं, अनलेस, अनटिल, ये सारे वर्ड कौन से होते हैं, कंडीशनल वाले वर्ड होते हैं। तो जब भी ये वाले केस लग जाए तो इनके बाद जो सेंटेंस आना चाहिए किस में आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। और आगे आने वाला जो मेन क्लोज है वो किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में और इसी ट्रिक बेस्ड पे आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कंडीशनल के इस रूल से। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर में सब मौज मस्ती करना, जो भी पार्टी वार्टी सब करना, लेकिन जो हमारी पढ़ाई है उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर से ही आने वाला जो समय है वो और बेहतर होना चाहिए। अगले साल की जो जॉब है आप वो अपने लिए कंफर्म करके रखिए कि मेरी मेहनत इतनी हो कि जो जॉब, अब जो भी वैकेंसी है वो सिर्फ मेरी होगी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल के आगे आने वाले पार्ट के साथ, साथ ही लेके आऊँगी प्रैक्टिस सेट। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।